हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे और बहुत मन से पढ़ रहे होंगे। आज बच्चों तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, पर आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए पढ़ाना पड़ा। आंखों में बहुत पेन था, इसलिए आज स्पेक्स लगाया हुआ है। कभी आप सोचो कि आज तो स्पेक्स लगाया हुआ है, तो पेन बहुत था इसलिए ये लगाया हुआ है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो उत्तर वैदिक काल की जो हमने चर्चा शुरू कर रखी है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कल हमने उनका राजनीतिक विस्तार देखा था कि वो कहाँ तक बसे हुए थे। जो उत्तर वैदिक आर्य थे, यानी जो ऋग्वैदिक आर्य थे, वो थे सब सिंधु प्रदेश में, और वही ऋग्वैदिक आर्य जब उत्तर वेद के आसपास आए तो उत्तर वेद में उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो उत्तर वेद में हमने देखा कि वो गंगा यमुना के दोआब तक आ गए थे, और उससे बाद में फिर वो धीरे धीरे आगे जाएंगे। और गंगा यमुना का ऊपरी दोआब कहाँ से कहाँ तक था वो मैंने आपको बताया था, यानी कि देहरादून के नीचे से लेकर प्रयागराज तक था। उस उत्तर वैदिक काल में जो राज्य दिखाई दिए हमें, जो राज्य बने, वो थे कुरु पांचाल, जो मुख्य देश थे, और उसके साथ काशी, विजय माधव का राज्य और कौशल, इनके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा देखी थी। अब देखो, आपको इतिहास की समझ रखनी पड़ेगी, तभी हम जाकर अपने फैक्चुअल को कवर कर पाएंगे। और ध्यान से समझना, जिसका कंसेप्चुअल अच्छा होता है उसी का फैक्चुअल अच्छा होता है, और जिसका कंसेप्चुअल अच्छा नहीं होगा उसका फैक्चुअल भी अच्छा नहीं होगा। कंसेप्चुअल और फैक्चुअल में डिफरेंस क्या है? कंसेप्चुअल का मतलब होता है आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और फैक्चुअल का मतलब होता है कि आपकी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि हमारे पास रटा हुआ बच्चा है, एग्जामिनर ये चाहता है जिसका कंसेप्ट ठीक हो और जिसकी समझ ठीक हो, हमारे पास वो बच्चा है। जब आप अपनी जॉब पे जाओगे तो आपको याद करी हुई चीज़ों पे काम नहीं करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा आपका कंसेप्ट कितना अच्छा है, आपकी समझ कितनी अच्छी है, जिससे कि आप देश को आगे बढ़ा सकेंगे, जिससे आप अपने ऑफिस वर्क को ठीक कर सकेंगे, जिससे आप चीज़ों का तालमेल बिठा सकेंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कंसेप्ट ठीक हो। अगर कंसेप्ट ठीक होगा ना, तो फिर आप समझना आपका फैक्चुअल भी ठीक होगा। जब तक कंसेप्ट ठीक नहीं होता, आप कितनी चीज़ें पढ़ते रहो, आप साइंस में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होंगे, डीएनए, आरएनए, अनुवांशिकता, है ना, गुणसूत्र, और ऐसे ही आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे आर्टिकल 12, 13, 14, आर्टिकल 20, 352, 356, 360। इसी प्रकार ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे भ्रंश घाटी, द्रोणी। अब भ्रंश घाटी, द्रोणी यानी कि रिफ्ट वैली, ये क्या चीज़ें होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, रटते रहो, कुछ पता नहीं चलने का। और चीज़ों को अगर समझ गए तो चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके कंसेप्ट को और करा रहा हूँ, आपके कंसेप्ट को और अच्छा कर रहा हूँ। तो कंसेप्ट को अगर अच्छा करोगे तो फैक्ट अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। तो कंसेप्ट के लिए आज जो हम बात करेंगे प्रशासन पे, लेकिन अब आपके दिमाग में ये आएगा कि भैया ने अभी तक तो राजनीतिक बताई थी, अब प्रशासन क्यों बता रहे हैं। मैंने आपको वैदिक काल में जब मैं लेके चला हूँ, पहले तो एक कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया है वैदिक काल में। अच्छा, इस चीज़ को शुरू करने से पहले हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। आप सभी के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर है आर्य शब्द, आर्य शब्द। अब मैं यही करा करूँगा, डेली पढ़ाने से पहले आपको 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कराया करूँगा जो पूछे गए हैं, फिर आगे चला करूँगा जो मैंने पढ़ा दिया उस पे डिपेंड क्वेश्चन कराया करूँगा, ठीक है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, क्वेश्चन दिया है ये, आर्य शब्द किसको इंगित करता है। अब कोशिश करना, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, मैं अभी आंसर नहीं बताऊँगा, आंसर आप बताना कमेंट में लिख करके, फिर पता चला किसने सही बताया। पहला है नर जातीय समूह को, नर जातीय समूह को। बी, ऑप्शन बी है यायावरी जन को, यायावरी जन को। फिर है भाषा समूह को, भाषा समूह को। और डी है श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को। बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया था। 2 सेकंड का आपको समय देते हैं, 5 सेकंड का समय देते हैं, आप सोचें इसका आंसर क्या होगा। जब मेरी ये वीडियो देख रहे हों तो आप पहले देखें इसका आंसर क्या होगा, फिर जैसे मैं आंसर टिक करूं तो फिर आप समझना कि आपने ठीक बताया गलत बताया।
मेरे हिसाब से आप सबको इसका आंसर बिल्कुल ठीक बताना चाहिए। अगर आप गलत बताएंगे इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा आर्य। मैंने बताया था कि आर्य शब्द किस चीज को बताता था? आर्य शब्द बताता था कि वो अपने आप में श्रेष्ठ थे। क्या थे? अपने आप में श्रेष्ठ। तो आंसर आएगा श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द अपने आप में श्रेष्ठ वंश को बताता है, तो आंसर आएगा श्रेष्ठ वंश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले और दूसरा क्वेश्चन देखें। ये रिमोट मार्क देने है जरा। दूसरा क्वेश्चन देखें, उसका आंसर भी आप ही बताना मुझे। गलत नहीं करना, बिल्कुल भी गलत नहीं करना। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? ऑप्शन ए है सिंधु नदी का। सिंधु नदी का। ऑप्शन बी सरस्वती नदी का। ऑप्शन सी यमुना नदी का, गंगा नदी का। और ऑप्शन डी यमुना नदी का। अब आप पहले सोचें, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर। सोच करके अपने मन में ही रखेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर तो ये था। फिर चेक करना, जैसे मैं बताऊंगा इसका आंसर तो चेक करना कि ठीक हो गया। चलो, तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है, सबसे प्रमुख उल्लेख मिलता है, वो मिलता है सिंधु नदी का। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो सरस्वती नदी है, इस सरस्वती नदी को बोलते हैं सबसे पवित्र नदी। तो ऋग्वेद में पवित्रतम नदी के बारे में पूछा जाए तो सरस्वती नदी, और सबसे मुख्य और ज़्यादा बार जो उल्लेख मिला वो सिंधु पे जाना, कभी सरस्वती पे चले जाओ। सरस्वती को बोला गया पवित्र नदी, तो पवित्र नदी के आधार पर सरस्वती को बोला गया, और वैसे जो ज़्यादा बार उल्लेख है वो सिंधु नदी का। फिर गंगा नदी का 1 बार है, यमुना नदी का 3 बार है। तो मुख्यतः किसका मिलता है? सिंधु नदी का। ठीक करके रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। तो सुने आगे, इसका नोट कर लेना अच्छे से, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बोला गया है और ज़्यादा बार उल्लेख है सिंधु नदी का। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लें, बाकी बाद में देख लेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि अभी बताया था मैंने, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन है आपके पास, गलत नहीं करना बिल्कुल भी, सब पढ़ा रखा है। देखो, मैंने इसीलिए कहा था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर को देख करके कैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से आपको तब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप बेफिक्र रहना, अगर आप पेपर में बैठोगे तो गारंटी आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, पक्का मिलेगा। और जैसे जैसे मेरी धीरे धीरे करंट की क्लास तैयार होनी शुरू हो जाएगी, फिर आप देखना, फिर तो अगर 50 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, तो पक्की बात है आपको, जब मेरा पूरा यहाँ पे धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा तब बता रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री के अगर आपके पास 4 क्वेश्चन है तो 4 में से गारंटी आपको 2 या 3 क्वेश्चन आते होंगे। देखो, चारों का भी ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे आ जाएगा, तो 50% पेपर आपको मिलेगा। जब जीएस आप पूरी पढ़ जाएंगे, 50 क्वेश्चन अगर आते हैं जीएस के, तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, आगे सब भगवान के ऊपर है, तो कम से कम आपको 25 से 28 से 30 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। और आपने थोड़ी सी मेहनत और कर दी, तो जैसे करंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर तो आप मानो 32-33 क्वेश्चन पकड़ में आ जाते हैं। ठीक है, और 32-33 क्वेश्चन पकड़ने बहुत आसान, मतलब बहुत मुश्किल होते हैं बच्चों। अगर आप पढ़कर जा रहे हो अच्छे से तो पकड़ लोगे। तो कोशिश करा करें कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें, न्यूज़ जरूर देखा करें, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आप समझो यार, सारी जिम्मेदारी टीचर की नहीं होती है, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी तो होती है कि आप यार न्यूज़पेपर पढ़ें,
है ना, कुछ एक्स्ट्रा अपने आप से देखें। एक्स्ट्रा अपने आप से देखने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बाकी कहीं और से सोर्स ढूंढ के पढ़ने लगे। मैं ये कह रहा हूँ एक प्रैक्टिस सेट ले लें, प्रीवियस ईयर ले लें, प्रीवियस ईयर को लगाएं कि भाई आप रेलवे का पेपर दे रहे हैं तो उसका प्रीवियस ईयर लगाएं, यूपी का दे रहे हैं तो यूपी का प्रीवियस ईयर लगाएं, कि जो आपने पढ़ा आप देखो तो उसे क्या क्या कर लिया। अब जो जो क्वेश्चन आपका अटकता हो आप उसको कमेंट बॉक्स में भरो, रखो मुझे कि भैया हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे तो हमारे साइंस के अटक रहे हैं, हमारे ज्योग्राफी के अटक रहे हैं, हमारे पॉलिटी के अटक रहे हैं, आप हमें उसके बारे में भी बताएं, तो फिर मैं उस चीज़ को स्टार्ट करूँगा। तो आप समझो प्रीवियस ईयर आपको ये बताता है कि टीचर पढ़ा क्या रहा है, आप लोग ठीक पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। बिना प्रीवियस ईयर के पढ़ना बेवकूफ़ी है। आप घर पे लाके प्रीवियस ईयर रखें, उन प्रीवियस ईयर को करें, तब आपको पता चलेगा यार हाँ एक्स्ट्रा ऐसे भी तो ये वाली चीज़ें भी तो आती है, इसको हम समझते हैं। और एक न्यूज़पेपर और एक न्यूज़पेपर, न्यूज़ और प्रीवियस ईयर, 3 चीज़ों पे काम करना मेरी क्लास के अलावा। फिर आप देखना अगर नंबर नहीं आता तो कुछ भी कहना। डेली के 8 से 9 घंटे अगर पढ़ने के निकाले तो डेली के रेगुलरिटी के साथ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं जो चीज़ें करा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ, आराम से करा रहा हूँ, जिससे कि जो भी बच्चा हिस्ट्री को देख रहा हो ना तो उसको सिंधु और पाषाण, सिंधु, वैदिक सब समझ में आता जाए। इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो आप लोग इन 3 चीज़ों पे काम करें तो आपको और अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। अब देखो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो पहला है ऑप्शन इसका 7वां मंडल, गलत मत कर देना, 7वां। बी ऑप्शन है उसका 8वां मंडल, 8वां मंडल। सी ऑप्शन है इसका 9वां मंडल, और डी ऑप्शन है इसका 10वां मंडल। खूब अच्छे से करवाया था मैंने, खूब अच्छे से, 10वां मंडल। तो जो सोम समर्पित था, इस सोम का अर्थ भी बताया था, सारी चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप इतने में आंसर अपने दिमाग में टिक कर लें फटाफट से। तो मेरे हिसाब से जो सोम था बताया था पूरा, और मेरे हिसाब से आपने इसका आंसर बिल्कुल ठीक बताया होगा। तो सोम जो पूर्णतः समर्पित है वो है 9वें मंडल को। तो जो ऋग्वेद का सोम है, सोम का जो समर्पण है पूरा किसमें, वो 9वें मंडल में है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। क्लियर हुआ ठीक से? ये बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो जो पढ़ा है देखो मैं उसी के बेस पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था जो चीजें वहां से छूटेंगी वहां से कवर हो जाएगी, लेकिन अभी तक 3 क्वेश्चन दिए, तीनों पढ़ा रखे हैं और तीनों कवर भी हो गए। ठीक है, जब मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, सारे के सारे एक दिन कराऊंगा, तो वहां पर सारे हो जाएंगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, चलो अब हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हमने देखना है बच्चों, वो देखो पहले। अब आप लोग आज ना मैं आपको थोड़ा सा टाइम बताना शुरू करूंगा, कि अब टाइम इसलिए बताऊंगा कि जो हमने उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति देख ली, उस राजनीतिक स्थिति में हमने उनका भौगोलिक विस्तार देख लिया कि गंगा यमुना के दोआब तक उत्तर वैदिक आर्य आ गए थे, गंगा यमुना के दोआब तक। तो आज हम उसी उत्तर वैदिक काल में जो हम पढ़ रहे हैं उसके कालखंड को दोबारा से देख लेते हैं, जो मैंने आपको बता रखा है समय के साथ। आज मुझे समय बताना पड़ेगा, समय के साथ बताएंगे। सर एक बार इसको थोड़ा सा मुझे पानी पिला दो, है ना। जो आज हमें समय देखना है तो समय के साथ मैं आपको लेके चलूंगा, फिर उस समय के साथ में आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये समय तो हमें पूरे पूरे से याद हो गए हैं। अब हम किस पे चल रहे हैं, अपनी वैदिक सभ्यता पे। तो जो वैदिक काल था इसका समय कब से कब तक रहा था, वैदिक काल का इसका रहा था 1500 से 600 ईसा पूर्व। मेरे हिसाब से याद ही हो गया होगा, पूरा इतनी बार जिक्र कर दिया मैंने, याद ही हो गया होगा। वैदिक काल के बाद जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना था बुद्ध काल, जिसे कहते हैं महाजनपद काल। क्या कहते हैं, बुद्ध काल, या इसी को बोल देते हैं महाजनपद काल, महाजनपद काल। तो इसका जो समय रहेगा वो रहेगा 600 ईसा पूर्व से। अब इसको मैं हर क्लास में बोलता चलूंगा, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक, 400 ईसा पूर्व तक। इसके बाद हमारा क्या पढ़ाया था मैंने आपको, मतलब क्या पढ़ाना है, मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य वाली बात हम इसमें करेंगे, मौर्य काल। तो देखो 600, ये 400, ये 400, तो 400 से स्टार्ट होगा, 400 ईसा पूर्व से ये जाएगा 200 ईसा पूर्व तक, 200 ईसा पूर्व तक। मौर्य काल के बाद आएगा मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, ये जाएगा 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। अब ईस्वी में आ जाएंगे, यानी मौर्योत्तर काल में हम ईस्वी में आ जाएंगे।
उसके बाद आएगा हमारा गुप्त काल। गुप्त काल, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। गुप्त काल, इसमें हम 300 से चलेंगे। तो 300 ईस्वी से 300 ईस्वी से इसमें हम आएंगे 600 ईस्वी तक। 600 ईस्वी तक। गुप्त काल के बाद आता है हमारा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, जो गुप्तोत्तर काल जाएगा वो जाएगा 600 ईस्वी से 750 ईस्वी। 600 ईस्वी से 750 ईस्वी के आसपास तक का समय रहेगा, है ना। लगभग यहाँ तक ही जाता है, लगभग में चलते रहेगा गुप्तोत्तर काल। अब गुप्तोत्तर काल के बाद आएगा पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल यानी मध्य काल से पहले वाला जो भाग रहेगा वो रहेगा आपका 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। 1200 ईस्वी तक। और इसके बाद आएगा मध्यकाल, जहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। इस प्राचीन भारत के इतिहास के बाद पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम दिल्ली सल्तनत देखते हैं, मुगल वंश देखते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। और आधुनिक भारत के इतिहास में हम अंग्रेजों का टाइम पीरियड देखते हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्य, गुप्त, गुप्तोत्तर, मौर्योत्तर इनके बारे में देखते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर हम पूर्व मध्य काल तक आते हैं। आप अपना कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना, मैं कंसेप्ट चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये मैंने पहले बता दी, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज की जो मैं क्लास कर रहा हूँ आपके साथ वो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आए। तो अब आपको ये टाइम पीरियड ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछे क्या तुम प्राचीन भारत का एक वही समझा दो, सीक्वेंस से समझा दो, अगर सीक्वेंस आ गया तो देखो आप बोलेंगे वैदिक काल, वैदिक काल के बाद बुद्ध काल, टाइम पीरियड है 1500, 600 से 400 ईसा पूर्व तक, 400 से 200 ईसा पूर्व तक। तो ये क्लास में कर रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए से कंटिन्यू कर रहा हूँ दोबारा से। और आज ही आएंगी ये दोनों क्लासेस, एक साथ ही हो जाएंगी। वो पहली क्लास लगभग 17 मिनट की हुई है, ये 10-12 मिनट की और क्लास बनेगी, तो फिर पूरी क्लास हो जाएगी कंप्लीट ये आज की। अब देखना, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सीक्वेंस है तो बताएंगे वैदिक काल, वैदिक काल के बाद बुद्ध काल, बुद्ध काल या महाजनपद काल बोल दो, उसके बाद मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद आपका पूर्व मध्य काल। सीक्वेंस पूछे 1500 से 600, 600 से 400, 400 से 200, 200 से 300 ईस्वी, फिर 300 से 600 ईस्वी, 600 750 और 750 से 1200 ईस्वी के आसपास। इतना आप लोग अच्छे ढंग से बता देंगे। तो ये हुआ आपका कंसेप्ट। जब कंसेप्ट समझ में आएगा तो अब मौर्योत्तर काल में जो जो राजवंश आएंगे उन सबको पढ़ा दूंगा मैं। ऐसी गुप्त काल में जाएंगे उन्हें पढ़ा दूंगा, मौर्य काल में जाएंगे उन्हें पढ़ा दूंगा। तो समझ में आएगा यार ये मौर्य काल के थे, ये गुप्त काल के थे। कभी आता है सीक्वेंस में कि इन राजाओं का कालक्रम लगाएं। जब सीक्वेंस पता होगी तभी तो कालक्रम लगाओगे भाई, जब सीक्वेंस ही नहीं पता होगी तो कहाँ से लगाओगे। अलग अलग सेट से पढ़ोगे तो अलग अलग चीज़ें याद करते जाओगे, अलग अलग जगह पे याद करना पड़ेगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे क्वेश्चन कहीं से बनाए आप करके आओगे। तो अब जरा समझना, इसके बाद जो मैंने आपको बताया था बच्चों, ये मैंने लिख दिया था, क्लास बीच में बंद हो गई थी। मैंने आपको इतिहास को जानने के लिए कहा था आप 4 चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करो इतिहास को जानने के लिए। एक राजनीतिक स्थिति, एक आर्थिक स्थिति, इसके साथ मैंने बताई थी सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति बहुत ध्यान से देखना चार्ट को, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सामाजिक स्थिति, और बाद में मैंने बताया था आपको लास्ट में धार्मिक या सांस्कृतिक स्थिति। मतलब कि इतिहास को अगर समझना है तो परिवर्तन के दौर को ही समझना तो इतिहास है। भाई क्या क्या परिवर्तन होता आया, जैसे आप समझो ना, जब आपका जन्म हुआ होगा, उस जन्म के साथ फिर आप धीरे धीरे बढ़ने जब शुरू होते हैं, फिर हमारा स्कूल में एडमिशन होता है, फिर हम इस स्कूल से 11th और 12th में जाना शुरू करते हैं, फिर वहाँ के बाद हमारा ग्रेजुएशन टाइम पीरियड शुरू होता है, फिर हमारा अलग दौर स्टार्ट होता है। तो जब हम आज प्रेजेंट में हैं और अपने पहले की चीज़ों को ध्यान से देखें तो हम परिवर्तन देखते आते हैं। तो इसका मतलब पहले वाला भाग हमारा इतिहास में चला गया, तो जो बीत गया वही इतिहास, जो बीत गया वही इतिहास। और अगर उस परिवर्तन को परिवर्तन को आप समझते चले गए, यार पहले समझ इतनी थी, आज समझ ज़्यादा हो चुकी है, पहले इस बात को नहीं समझ पाते थे, आज उसे समझ पाते हैं, तो दैट मीन्स परिवर्तनों का अध्ययन करना ही तो इतिहास हुआ। तो उसके साथ ही चलना, यानी परिवर्तनों के साथ चलना, इतिहास को बेहतर ढंग से समझना।
तो इसे समझने के लिए, इतिहास को समझने के लिए हमने क्या देखी थी, सबसे पहले हम देख लेंगे उस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति, दैट मीन्स कहाँ बसते थे लोग, या भौगोलिक स्थिति कैसी थी, ठीक है। उसके बाद समाज देख लेते हैं, तो आर्थिक देख लेते हैं, फिर समाज और फिर धर्म, ये चारों चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो वैदिक काल में हमने ये भी देखा था, ऋग्वेद में आर्थिक भी देखा, समाज भी देखा, ये भी देखा। अब उत्तर वैदिक काल में हम इसे देख रहे हैं। अब राजनीतिक के अंदर बहुत ध्यान समझना, राजनीतिक के अंदर उत्तर वेद से जो चीजें स्टार्ट होती है वो कैसी होती है। एक तो इसमें हम पढ़ते हैं राजनीतिक विस्तार, राजनीतिक विस्तार, और इसी राजनीतिक स्थिति में हम देखते हैं प्रशासनिक विस्तार। ये एक नया कंसेप्ट लाया मैंने, प्रशासनिक विस्तार। अब समझना इसे ध्यान से, क्यों मैंने इन चीज़ों को करा, क्योंकि अब पढ़ाते पढ़ाते इतना समय हो गया कि अब आप इन चीज़ों को समझना शुरू कर सकते हैं। राजनीति के अंदर आप दो चीज़ों को देखो, एक तो देखो राजनीतिक स्थिति और एक देखो प्रशासनिक। प्रशासनिक का मतलब है कि वहाँ पे राजा कैसा था, वहाँ पे सेना कैसी थी, राजा को किस नाम से बुलाते थे, राजा कर लेता था या नहीं लेता था। राजनीतिक स्थिति में देखा भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक दिखा दिया। अब उसी राजनीति के अंतर्गत मैं प्रशासनिक भी दिखा दूंगा कि ऋग्वेद में कैसा राजा था, उत्तर वेद में कैसा राजा हुआ, ऋग्वेद में क्या स्थिति, उत्तर वेद में क्या स्थिति हुई, ठीक है। ऐसे ही फिर मैं आपको बुद्ध काल में दिखाऊंगा, बुद्ध काल में विस्तार कैसा था और बुद्ध काल में प्रशासनिक विस्तार कैसा था। इसी तरीके से हम क्रमवार आगे चलेंगे। तो अब हमें बात करनी है उत्तर वेद का प्रशासन कैसा था, इसकी करनी। हमने ये देख लिया और राजनीति के अंदर ही इसे पढ़ेंगे हम। आर्थिक में हमें क्या पढ़ना होता है, देखो आर्थिक के अंदर जो हमें पढ़ना होता है, एक मिनट रुकेंगे बस। आर्थिक में जो हमें पढ़ना रहता है वो क्या क्या रहता है। इस आर्थिक में जो हमें देखना होता है, आर्थिक यानी कि जिससे आपका अर्थव्यवस्था अच्छी चलती हो, जिससे आपका घर का खर्चा ठीक चलता हो, यानी पैसे की कमाई के क्या क्या साधन रहेंगे अर्थव्यवस्था में, उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, है ना। पूरी चीज़ों में आप लोग किस प्रकार से अपने समाज को, किस प्रकार से अपने घर को चला पा रहे हैं, है ना। तो उसको हम कहाँ देखेंगे, आर्थिक स्थिति में, यानी कि व्यापार कैसा रहा, पैसों की कमाई कैसे रहा, किस तरीके से चीज़ें होती थी, उनको यहाँ देखेंगे। तो आर्थिक स्थिति में देखें बच्चे ध्यान से कि इसके अंदर हम देखेंगे कृषि को, यानी जब कृषि की बात चले तो आप बताएंगे भाई ये आर्थिक स्थिति की बात है, ठीक है। इसके अंदर ही हम देखेंगे शिल्प को, शिल्प, है ना, शिल्प को देखेंगे। इसके अंदर ही हम देखेंगे उद्योग को, शिल्प और उद्योग यानी इंडस्ट्री, इसी में हम देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे इसके अंदर व्यापार को, यहाँ बना रहा हूँ इसे, व्यापार को। इसके साथ ही हम देखेंगे इसके अंदर व्यापार के साथ और नगरीकरण को, नगरीकरण कैसा रहा। और इसके साथ ही हम देखेंगे मुद्रा को कि कहाँ मुद्रा चली। तो जब मुद्रा की बात करेंगे, कहाँ मुद्रा चली, आप समझोगे भाई ये आर्थिक स्थिति है। नगरीकरण आर्थिक स्थिति के साथ, जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी तो नगरीकरण बढ़िया होगा, है ना। कृषि अच्छी होगी तभी तो आप नगरीकरण अच्छा कर सकते हो, तभी तो अपने जीवन के स्तर को सुधार सकते हो। तो कृषि, ये सब पढ़ते हैं हम आर्थिक स्थिति में, ठीक है। जब हम ये पहलू की बात करेंगे तो आप समझेंगे आर्थिक स्थिति चल रही है। फिर है सामाजिक, सामाजिक स्थिति यानी कि समाज कैसा है। सामाजिक स्थिति में देखते हैं वर्ण को, वर्ण यानी वर्ण व्यवस्था, समाज कैसे डिपेंड है, कहाँ ब्राह्मण में, कहाँ क्षत्रिय में, कहाँ शूद्र में, कहाँ वैश्य में, किस तरीके से समाज को विभाजित कर रखा है। विभाजित कर रखा का मतलब है समाज को कैसे कैसे बांट रखा है। तो समाज में हम इन चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसी के अंदर महिलाओं की स्थिति कैसी रही समाज में ही। महिलाओं की दिख रहा है बच्चों सबको यहाँ तक का, देखो एक बार महिलाओं की स्थिति कैसे रही। इसी के अंदर हम देख सकते हैं, समाज के अंदर देख सकते हैं अछूतों की स्थिति क्या रही है, अछूतों, है ना। समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था। इसी में हम देख सकते हैं वर्ण के साथ ही जाति को, जाति कैसे रही। आप समझें चीजों को, जाति कहाँ देख रहे हैं तो अर्थ में नहीं घुस जाएंगे आर्थिक स्थिति में। जाति कहाँ दिख रही है तो हम समाज में देखेंगे, कृषि कहाँ दिख रही है तो अर्थव्यवस्था में देखेंगे, और प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था में देखेंगे। आज देखो ना, जो हमारे पॉलिटिकल है, जो हमारे राजनेता है, वही तो सबको कंट्रोल करके रखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, डीएम कहाँ बैठेगा, एसडीएम क्या काम करेगा, आईपीएस क्या काम करेगा, इंस्पेक्टर क्या काम करेगा, सब इंस्पेक्टर का क्या काम करेगा, कांस्टेबल का क्या काम होगा, सेना का क्या काम होगा, आर्मी का क्या काम होगा, राजस्व कौन इकट्ठा करेगा, पटवारी का क्या काम होगा, सब सरकार ही तो देखती है। सरकार राजनीतिक स्तर, ठीक, फिर उसका प्रशासन स्तर। तो प्रशासन और राजनीतिक विस्तार राजनीतिक में, और उद्योग, शिल्प,
और आपका व्यापार और कृषि, मुद्रा, सब आपका आर्थिक स्थिति में। फिर समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक है, मातृ सत्तात्मक है, अछूतों की स्थिति कैसे है, महिलाओं की स्थिति कैसे है, पुरुषों की स्थिति कैसी है, विकलांगों की स्थिति कैसी है। तो सामाजिक स्थिति में तो जब ये वाले पाठ पढ़ेंगे तो ऐसे ध्यान जाना चाहिए, सही बात नहीं है। अब यार देखो, ऐसे नहीं पढ़ो कि रटते चले गए, पहले मौर्य काल पढ़ते चले गए, फिर गुप्त काल, उसको सारा पढ़ेंगे। अब मैं एक एक चीज को कराऊंगा ना तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, अभी बताऊंगा कैसे। और लास्ट आता है धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक स्थिति में आप किस किस को देखते हैं? धार्मिक स्थिति में आप देखते हो भाषा को, दर्शन को, इसके अंदर आप देखते हो साहित्य को, यानी वहां पे कौन कौन से लिटरेचर थे, साहित्य को, कला को आप इसी में देखते हैं, कला को हम इसमें देखते हैं, है ना। और ये सारी चीजें इसके अंदर कहते हैं। धर्म को, सबसे इंपॉर्टेंट धर्म, तो धर्म को, कला, साहित्य, दर्शन, भाषा धार्मिक स्थिति को दिखाया, कला, साहित्य और दर्शन ये किसको दिखाता है? आपकी धार्मिक या सांस्कृतिक स्थिति को दिखाता है। धार्मिक भी बोल सकते हो और सांस्कृतिक स्थिति बोल सकते हो, सांस्कृतिक, है ना। तो ये सारे पार्ट हमें कहाँ पढ़ने हैं? वहाँ। तो जब मैं धर्म की बात करूंगा, साहित्य की बात करूंगा, दर्शन की बात करूंगा, तो आप समझ जाएंगे भाई अब हमारा धार्मिक स्थिति चल रही है। अब ये जो सारा पोर्शन है, एक बार ये सारा पोर्शन देखो ध्यान से, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब इसी पोर्शन के साथ जरा इस वाले खंड को समझो। वैदिक काल में धार्मिक, वैदिक काल में राजनीतिक, राजनीतिक के अंदर राजनीतिक विस्तार देख लिया, प्रशासन देखेंगे। बुद्ध काल में ऐसी, देखो यहाँ पे समझना, वैदिक काल के अंदर सारा ये देखेंगे, वैदिक काल का सारा ये देखेंगे, वैदिक काल का सारा ये देखेंगे और ये सारा देखेंगे। जब आप वैदिक काल का राजनीतिक समझ जाओगे, जब आप आर्थिक समझ जाओगे, जब आप सामाजिक समझ जाओगे और जब सांस्कृतिक समझ जाओगे, तो फिर आप बुद्ध काल का ये समझ जाओगे, ये समझ जाओगे, ये समझ जाओगे, ये समझ। और जब बुद्ध काल का आप ये समझ जाओगे, बुद्ध काल में राजा की स्थिति कैसी थी, वैदिक काल में राजा की स्थिति कैसे रही, तो क्या आप सीक्वेंस से रट भी नहीं पाओगे चीजों को। जब फैक्चुअल पार्ट कवर होगा, जब कंसेप्चुअल क्लियर होगा, तो फैक्चुअल भी क्लियर हो जाएगा बच्चों। आया समझ में? इसलिए मैंने इस चार्ट को आज बनाना जरूरी समझा कि अब आपको ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, जल्दी लो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का हो गया। चलो अब अगर यहाँ तक का हो गया तो अब हम इसकी देखते हैं क्या, प्रशासनिक स्थिति। ये लगभग हमारी 27 मिनट की वीडियो बन गई। दोनों वीडियो एक साथ आएंगे ये वाली। अब मैं आपको जो बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई। अब पढ़ेंगे हम इसके प्रशासन के बारे में। आया समझ में? अब हम पढ़ेंगे प्रशासन के बारे में। अब आपको समझ में आएगा जब इसका प्रशासन, अब इसके प्रशासन के साथ ही मैं कंपेयर करता चलूंगा ऋग्वेद के प्रशासन को, क्योंकि ऋग्वेद के प्रशासन में मैंने वहाँ पे ठीक से मतलब वहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं करा था। अब ज़्यादा मजा आएगा उसे क्लियर करने में। तो अब इसके प्रशासन के साथ को वहाँ का प्रशासन क्लियर करूंगा, और जब मैं से क्वेश्चन कराऊंगा तो एकदम क्लियर होंगे। जैसे आज 3 क्वेश्चन कराए, तीनों क्लियर हुए ना। बस आपने सीक्वेंस ठीक रखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और चीज़ों को समझते चलना, ठीक है। तो अगली क्लास में हम कहाँ से पढ़ेंगे? इसके प्रशासनिक इकाई से स्टार्ट करेंगे। आज हमने इसकी मुख्य मुख्य बातें आपको कवर करवा दी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, है ना। तब तक के लिए हरे कृष्णा। अच्छा एक चीज़ और बतानी थी, चलो छोड़ो, अब उसे अगली क्लास में ही करेंगे, तब तक वो पूरा हो जाएगा। तो अगली क्लास में मिलते हैं प्रशासन के साथ, जिसमें हम ऋग्वेद का प्रशासन भी देख जाएंगे साथ में, और उत्तर वेद का प्रशासन भी देख जाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, मैं इसी तरीके से करा करूँगा। 3 से 4 क्वेश्चन मैं डिस्कस कराया करूँगा और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दिया करूँगा। तो क्वेश्चन आप लिखेंगे, हाँ क्वेश्चन आप लिखेंगे, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? और ऑप्शन है आपके यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, और डी है अथर्ववेद। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये भी मैंने पढ़ा रखा है। कल इस क्वेश्चन का भी डिस्कस करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन भी करेंगे और प्रशासन को देखेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। हरे कृष्णा।